दिन भर विद सना मिजाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। दिन भर में आपको हम बताएंगे आज मौसम का मिजाज किस तरह से बदला और अब आने वाले वक्त में बदलेगा। बात करेंगे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, क्योंकि कहने को वो इंटरनेशनली क्लेम है, पर क्या कुछ हुआ आज और कल हमने देखा। बात करेंगे डॉक्टर्स की, जिनको वेकेशंस, विंटर वेकेशंस पर भेजा गया है, क्या ऑर्डर सामने आया है। और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर में फ्रूट्स का बहुत बड़ा कारोबार है, खासतौर पर हम सेब की बात करें तो अब सेब के कारोबारियों को किस तरह से मार पड़ रही है, कि किस तरह से उनको नुकसान हो रहा है, उस बारे से में बात करेंगे। सनम एजाज हमारे साथी श्रीनगर से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सनम, मौसम के हवाले से अपडेट ये है कि बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज रात से मौसम में थोड़ा बदलाव आए, थोड़ी राहत मिले। पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो लंबी लंबी कतारें, जो यात्रियों की मारामार देखने को मिली, बेहद डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए हम दो चीजें आज जरूरी बताना चाहेंगे। आज के दिन के कल के दिन के हवाले से मौसम विभाग ने बताया है कि कल कुछ राहत मिल सकती है, और कल की इस राहत के दौरान यही भी है कि एक कल परसों के बाद फिर दोबारा जो है मौसम विभाग बता रहा है कि अच्छी खासी बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने परसों की फिर चेतावनी दी है, लेकिन कल के हवाले से बताया कि अच्छे खासा ये कल कुछ राहत हो सकती है। यानी अभी भी देखा जाए तो श्रीनगर में या कुछ इलाकों में आज आफ्टरनून से बर्फ रुक गई थी, लेकिन सुबह तक जो बर्फ हुई या रात के वक्त जो बर्फ शुरू हुई उसने हमारे सिस्टम के कई पुर्जों को बेनकाब किया है। सबसे पहले हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, नाम इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन इस बर्फ ने हमें बता दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ नाम की पट्टी लगी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये वाकई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता तो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे ये हाल नहीं होता है कि 4 इंच बर्फ के नीचे हमारा एयरपोर्ट का सारा सिस्टम दब जाए, ना हमारे यहाँ जहाजों का रनवे साफ हो सके, ना जहाज लैंड कर सके, ना वो टेक्नोलॉजी जो मशीनरी है जो इन चीजों में इस्तेमाल होती है वो काम कर सके। लगभग जो आज सुबह से मैं सारे मैं देख रहा था, सोशल मीडिया से लेके मैं इंटरनेट को सर्च कर रहा था, तो अंदाजा मुझे यह हुआ कि करीबन 10 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने इस पे श्रीनगर के हवाई अड्डे पे खर्च किए हैं। तो मुझे दिमाग में पहला सवाल यही आ रहा था कि वाकई में वो 10 अरब रुपए खर्च किए हैं, या कश्मीर एक मशीन है पैसा बनाने की, वहां से आया वो मशीनरी नकली लगाई, क्या लगाया, पैसा बनाया और वो लोग चले गए। बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में आज उठा, और वाकई में ये सवाल है कि क्या ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 4 इंच की बर्फ गिरी है श्रीनगर में, 1.5 फुट 2 फुट 3 फुट बर्फ नहीं गिरी है, 4 इंच की बर्फ। और 4 इंच की बर्फ के बाद सिस्टम फेल हो जाता है, जहाज वापस कैंसिल हो जाते हैं, पहले डिले होते हैं फिर कैंसिल। वो तो डिले क्या वो बहाना होता है, उसके असल में वो कैंसिल कर देते हैं। और इसके पीछे की कहानी भी एक और है। देखिए हमें हर एंगल से सोचना पड़ेगा, हम जर्नलिस्ट के, हमारा काम है सभी क्वार्टर्स पे नजर रखना। तो इसमें एक क्वार्टर पे हम ये भी नजर रखें कि ये जो एयरलाइंस वाले हैं कहीं ये खुद इस सारे मामले को लेके कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जैसे आज फ्लाइट्स डिले हुई, डिले की गई, तो जितने भी पैसेंजर्स की ऑलरेडी बुकिंग थी उनकी टिकट्स को कैंसिल किया गया, उनको रिशेड्यूल किया गया। तो महीने बाद का बताया गया कि 1 महीने बाद अब जो बाहर ये यहाँ पे आके अब उसको रिशेड्यूल कर रहे हैं 1 महीने के बाद, वो क्या करेगा। अब वो नई कल की टिकट ले रहा है तो उसको 15,000 से 20,000 रुपए में टिकट मिल रही है। जम्मू श्रीनगर 12 से 14,000 रुपए, 15,000 लेते हैं, और श्रीनगर दिल्ली 20 से 25,000, श्रीनगर दिल्ली 20 से 25,000 रुपए नई है। तो ये कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम का एक वो है कि सरकार इस पे नजर नहीं रख रही है, एयरलाइंस वाले कहीं कोई मिली भगत तो नहीं है, ये सब कुछ किया जाता है। हमारा हाईवे आज बंद हो चुका है, थैंक्स टू मोदी जी कि उसने हमारा टनल का जो एक सिस्टम है उसको ठीक किया, और वहां से हमारे यहाँ टनल से, जो बानिहाल टनल है, आप पहाड़ों के ऊपर से नहीं जाना पड़ता है, टनल से जाना पड़ता है, तो उससे हमारी डिस्टेंस कम हो गई है। मोदी जी का वो बहुत बहुत शुक्रिया है, और कश्मीरी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अभी भी उसके आगे जो स्ट्रेच है, जो हमारा बानिहाल से लेके रामबन तक स्ट्रेच है, वो आज सुबह ही वहां पे एक्सीडेंट हुआ, श्रीनगर के एक नौजवान मारा गया, ऊपर से पहाड़ जो पत्थर गिरा है उसकी वजह से, तो अभी वो खतरे की है। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एयरपोर्ट था, एयरलाइनर्स थी, तो एयरलाइनर्स वाले खून न छोड़ने पे शुरू होते हैं। और अगर मौसम की जिस तरह आपने बात की, तो मौसम में हमारे यहाँ अभी बर्फ नहीं है, लेकिन मौसम ने, इस बर्फ ने हमारे सिस्टम की पोल ये भी खोल दी कि आज एक महिला को बीच सड़क में बच्चे को जन्म देना पड़ा। ये शोपिया के कैलर के इलाके में आया, वाका पेश आया।
वो महिला उस इलाके में बर्फ नहीं उठाई गई थी, जब वहां पे गाड़ी नहीं जा सकी तो उसको स्ट्रेचर पे उठाया गया, 4 लोगों ने कंधा दे के स्ट्रेचर उठाया, आधे रास्ते पे पहुंचा तो उसकी डिलीवरी रोड पे हुई। ये 21वीं 21st सेंचुरी में दुनिया की शायद पहली जगह हो सकती है जहां पे एक महिला को सरे राह बच्चे को जन्म देना पड़ता है। और फिर इस मौसम में हमारे जो सरकार अभी दावे कर रही है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल दावे कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े प्रेस नोट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक ये नहीं है कि 272 विलेज अभी तक कनेक्टेड नहीं है। 272 विलेज को अभी मैं आंकड़े जमा करा था, जहां पे जो मेरे हैं, अब मैंने कितने लोगों से बात की, ये तादाद उससे ज्यादा, 272 विलेज जो है वो अभी तक कनेक्टेड नहीं है। बड़ी सड़कें हैं, कुपवाड़ा से श्रीनगर का रोड आपका कनेक्टेड है, बारामूला श्रीनगर, बांडीपुरा टाउन से श्रीनगर, और गांधरबल से श्रीनगर, बडगाम से श्रीनगर, या गुलमर्ग से श्रीनगर। लेकिन अंदर के जो लिंक रोड्स हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से मिलाते हैं, वो अभी तक 272 कनेक्टेड नहीं है। ये मेरा आंकड़ा है, बाकी ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। ये अभी कितना मेरे सब जगह पे उतने कनेक्टिव नहीं कर सका मैं कनेक्शन। और फिर हमारे आज की डेट में इस बारिश में, इस बर्फबारी में 400 गांव हैं जहां आज पीने का पानी लोगों को अवेलेबल नहीं था। 21वीं सदी में अमेरिका और दूसरे मुल्क जो हैं वो चांद पे भेज रहे हैं, चांद के ऊपर जा रहे हैं, खिला में जा रहे हैं कि हम पानी वहां पे देखें वहां पानी है या नहीं है। हमारे यहाँ इस बर्फ में भी रोड पे पानी, आज पानी के लिए था। और आज की बात है कि आज नल नहीं जमा हुए थे, लेकिन आज ये था। और आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, किसी भी रूरल एरिया में आज सरकार हॉस्पिटल काम नहीं करे थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम करे थे, लेकिन लगभग जितने भी रूरल एरियाज है वहां पे हॉस्पिटल्स काम नहीं करे थे, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, पेशेंट नहीं आना था तो डॉक्टर किस लिए आता। ये है हमारा आज का। और फिर श्रीनगर में हमारे जो सिटीज है, टाउन्स हैं, वहां के ड्रेनेज में भी आज बताया गया कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हम अभी भी दावे करते हैं विकास की, लेकिन वो सिर्फ कागजी दावे, जमीनी दावे ये नहीं है। और कहीं न कहीं सरकार ने अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें कश्मीर को पैसा बहुत आया है। पैसे के हवाले से दिल्ली ने कभी भी पैसे के मामले में कमजोरी नहीं दिखाई है। पैसा भेजा है, कभी पैकेज के नाम पे, कभी बजट के नाम पे, हर तरीके से पैसा भेजा है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। और अगर खर्च हुआ है तो पैसा उन लोगों ने अपनी जेबों में रखा हुआ है। आज यही नजर आ रहा था। वरना श्रीनगर का ड्रेनेज भी आज फेल था। 4 इंच आज श्रीनगर में बर्फ पड़ी थोड़ी सी, यहाँ पे बारिशें ज्यादा हुई। इन बारिशों की वजह से श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज हमारा ड्रेनेज जो था, पानी गली नुक्कड़ पे जमा हो चुका था, और बाद में जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको जुगाड़ करना पड़ा, पंप्स लगाने पड़े, और ये ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना पड़ा। ये हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम के कई पुर्जे हमारे यहाँ डीले हैं। और इन पुर्जों पे अब इंपॉर्टेंट ये है, देखिए पास्ट में हम कहते थे कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपने वोट बैंक का ख्याल रखना है, उनने इलेक्शन जीतने के लिए बड़ा पैसा, करोड़ों रुपए खर्चा किए होते हैं, वो निकालने हैं, उसके लिए हम कहते थे पहले। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने जो कुछ किया उनको कहते हैं सरकार कि हम उनको लेंगे, हिसाब लेंगे, वो बताया जाता है। लेकिन आज की डेट में हम कहें हमारे यहाँ वो वोट पॉलिटिक्स नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। आज भी हमारे यहाँ अगर सरकार ये सब कुछ देखते हुए, समझते हुए कर रही है, तो फिर बहुत बहुत अफसोस होता है इस सिस्टम पर, सरकारों पे जो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि पिछले साल जब बर्फ हुई थी तब सरकार का फेलियर देखने को मिला था, और तब अंदाजा था कि अब की बार जो बर्फ होगी सरकार तैयार होगी, पिछले साल से सबक सीखोगी। लेकिन तब का सबक कुछ दिन याद रहा, 2-4 दिन उस पर अफसोस जताया, और उसके बाद आज फिर 4 इंच की बर्फ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, श्रीनगर का एयरपोर्ट बंद है, बिजली नहीं है, रूरल एरियाज में पानी नहीं है, और ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है कश्मीर में। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं सनम, क्योंकि जहां पर हम हवाई यातायात की बात कर रहे हैं, वहां पर कल भी उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं टूरिज्म से डील करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, प्रमोशन करने की। अब उन टूरिस्ट का हाल जानिए। हमें तो तस्वीरें देखी कि किस तरह से मार यात्रियों में देखने को मिली, पर उनका जानिए जो आए हैं घूमने के लिए या किसी भी काम के लिए, और इस तरह से वो स्टक हो गए हैं। और उसी के बाद जो क्यास, जो कंफ्यूजन एयरपोर्ट पे देखने को मिला, बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग था। वहीं पर सनम बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जो लिख रहे हैं, भट्ट आबिद है जो लिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ गाड़ी में और यहाँ पर खाने तक का इंतजाम नहीं है, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं बानिहाल में, रामबन में। और भट्ट आबिद लिख रहे हैं, मैम सुबह 11 बजे से बानिहाल टनल के पास रुके हुए हैं, बहुत परेशान है। कुछ कोकरनाग से व्यूअर्स ज्वाइन किए हुए हैं जो लिख रहे हैं यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह
से हो रही है? हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। क्या लगता है कि ग्राउंड पर क्या सच्चाई है जो परेशानियां ही परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही? प्रियंका, हेल्पलाइन हैं। आप जी। ट्राई कर लीजिए किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे, कोई आपको उठाएगा नहीं। कोई फोन नहीं उठाता है, कागज में हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन कोई नहीं उठाएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, वो बंद रहेगी, क्योंकि आज सुबह वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है, दिलदोज एक्सीडेंट हुआ है। ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिर के आ रहे हैं, और जब तक ये बारिशें होती रहेगी, ये बानिहाल से लेके जो रामबन का स्ट्रेच है, ये बहुत खतरे वाला है। और एडवाइजरी भी है कि इस पे एहतियात करें, इस पे फिलहाल सफर ना करें, ये एडवाइजरी है। और शायद कल मौसम ठीक हो जाए उसके बाद। और जो लोग उस हाईवे पे इस वक्त है, अगर टनल के बानिहाल मार्केट के इधर मार्केट तक हैं, तो उनके लिए बेटर है कि वो वापस आ जाएं, कल या परसों जैसे मौसम ठीक होगा उसके बाद वो निकल सकते हैं। इस वक्त उनका इस हाईवे पे सफर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे अभी पुलिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो बहुत ध्यान रखी हुई है, क्योंकि इंसानी जिंदगी है तो सब कुछ है। भूखा रहा जा सकता है 2-3 दिन, लेकिन अगर इस स्ट्रेच में कहीं पत्थर आ गया, कहीं कुछ आ, क्योंकि वहां पे जो टनल वगैरह का काम चल रहा है हाईवे का, वो उसकी वजह से वो और ही वल्नरेबल हो चुकी है हाईवे। तो वो बड़े खतरे वाली बात है। लेकिन अब अगर हम दूसरे विषय पे बात करें, देखिए इस वक्त मैंने बिजली की कहा, क्राइसिस पूरी वैली में है। और ये क्राइसिस अब पिछली सरकारों के बरस ज्यादा ही है, एक चीज मानना पड़ेगा। पिछली बार हमारे यहाँ वीकली टर्न हुआ करती थी, मेरे इलाके में थर्सडे को हुआ करती थी, दूसरे इलाके में मंडे को हुआ करती थी, तीसरे इलाके में। लेकिन आज हर 4 घंटे के बाद यहाँ ये जो है टर्न रखी गई है, कर्टेलमेंट रखी गई है। तो ये समझ नहीं आया पिछली सरकारों में क्या गुण थे कि वो बिजली दे पाती थी, आज की सरकारों में क्या गुण है कि वो बिजली नहीं दे पाती है। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ सिस्टम के बहुत से एक और बड़ा विवाद यहाँ पे अब शुरू हो चुका है। और ये विवाद हम नहीं कहेंगे, सरकार का फसाद हम इसे कह सकते हैं, खुद सरकार का क्रिएट किया गया है। देखिए बिल्कुल मैं बताऊं, इस वक्त आज जो है जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस की तादाद जो है बिल्कुल। शायद 300 से ज्यादा आ चुकी है। कल 60,000 से ज्यादा केसेस थे, 500 से ज्यादा डेथ्स थी। ये एक थर्ड वेव का सिम्टम ही नहीं बल्कि शुरुआत हो चुकी है। थर्ड वेव के बारे में एक्सपर्ट्स बता रहे थे, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी, आप जम्मू में भी शायद आज 300 के करीब या 200 के करीब केस आए। मैं कंफर्म पूरा नहीं है, लेकिन मैंने चलते चलते अभी मुझे दोस्त एक ने बताया 200-250 केस वहां पे आ चुके हैं। तो ये थर्ड वेव है। इस थर्ड वेव में आज हमारी सरकार का एक फैसला आया है, कल ही आया ये, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, मेडिकल फैकल्टीज के फैकल्टी डॉक्टर्स थे, जिन्हें हम प्रोफेसर्स कहते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उन्हें सरकार ने विंटर वैकेशन, हमारे यहाँ पीछे चलती आ रही है, पिछले साल भी कोविड में उन्हें वैकेशन पे भेज दिया, इस साल भी कोविड पे उनके लिए वैकेशन का ऑर्डर निकाल दिया कि वो वैकेशन पे जा सकते हैं। 50% जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो कश्मीर के एसएमएच हॉस्पिटल के, मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड जितने भी हॉस्पिटल है, एलडी हो, एसएमएचएस हो, या हमारे ये दूसरा चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल हो, जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वहां के उनको, और सोहरा हो, ये फैकल्टी डॉक्टर्स लीव जा सकते हैं। कोई एतराज नहीं उनकी लीव पे, ना हमें परेशानी है। लेकिन हमें परेशानी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त कोविड है, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाने वाली ये डॉक्टर, ये डिग्रियां करने वाले डॉक्टर, इनके इन इनके इन पे इनके लिए जो इन्हें तनख्वाह मिली है, या जिन मेडिकल कॉलेज से इन्होंने डिग्री हासिल की है, वो हमारे, मेरे बाप के, मेरे दूसरे लोगों के टैक्स से स्कूल वो कॉलेज बने हैं, उससे उन्हें पढ़ाई हासिल की है। इस वक्त जब कौम को जरूरत है, इस वक्त अगर कोविड यहाँ पे आ जाता है, थर्ड वेव आ जाती है, तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट कौन सीनियर डॉक्टर रहेगा? अब हमने अथॉरिटी से आज बात की, मैंने भटनागर से बात की, जो एडवाइजर है, उन्होंने कहा आई विल लुक इनटू द मैटर। मैंने जीएमसी जो प्रिंसिपल है श्रीनगर, डॉक्टर साइमा, और देखिए इस ऑर्डर के पीछे कहानी की भी बताऊं, सरकार के टोटल ऑर्डर से, क्लियर ऑर्डर्स के जो भी ऑर्डर निकलेगा वो सरकार की वेबसाइट पे होगा। सरकार का ये सर्कुलर निकला कि जा सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं डाला गया। ये वेब ऑर्डर हमको अपने सोर्सेज यूज करने पड़े और वहां से ऑर्डर लाना पड़ा। उस ऑर्डर में सबसे पहले अगर उस ऑर्डर में कहीं चोरी नहीं है, कोई घपला नहीं है, तो ऑर्डर वेबसाइट पे क्यों नहीं है? और उसके साथ साथ अब सवाल बहुत से हो रहे हैं, ये डॉक्टर इस वक्त इनको लीव परमिशन, इनको वैकेशन पे, 1 महीने के वैकेशन पे जाएंगे। मेरे पास अथेंटिक सोर्स ने बताया कि इन लोगों के जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी अपने प्लान बना रखे हैं, कुछ अपने खर्चे पे जा रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स में से कुछ उनको कंपनीज ले जा रही हैं, बाहर की मुल्कों में, बाहर की स्टेट्स में, उनके लिए यहाँ बुकिंग है, तो ये वहां से चले जाएंगे। यहाँ कोविड हो जाता है, यहाँ महामारी हो जाती है, यहाँ क्राइसिस हो जाती है पिछले साल की तरह, और यहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं होगा। अब मैंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से बात की, कहा 50% डॉक्टर्स अवेलेबल है, 50% डॉक्टर्स अवेलेबल है सीनियर डॉक्टर्स में से। अब 50% मतलब यहाँ फैकल्टी ऑलरेडी कम है, यहाँ उतने है नहीं, तो कहीं 2 है, कहीं 3 है। अब वो जहाँ पे 2 है वहां पे एक लीव पे चला गया, उसके रोटेशन में एक यहाँ पे रह गया, और वो आदमी भी खुद बीमार हो गया।
उसको कोविड हो गया, उसको कुछ और हो गया, वो बीमार हो गया, फिर कौन सीनियर डॉक्टर रहेगा? हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, मेडिकल कॉलेज का जो मेडिकल कॉलेज स्टेटस है, वो सारा जूनियर डॉक्टर्स के हवाले, इंटर्नस के हवाले रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये हमारी सरकार जो है वो खुद उसने ये ऑर्डर निकाला है इस वक्त में। आज की बात बताऊं आपको, कोविड की जो हाल है इसमें पॉलिटिशियंस पॉजिटिव आ चुके हैं, डॉक्टर्स खुद, कल सीएमओ राजौरी पॉजिटिव आ चुका है, या बहुत से डॉक्टर बाहर मुल्क में पॉजिटिव आ चुके हैं। थर्ड वेव में ऑनरेबल परसों कोर्ट ने भी बताया था कि इलेक्शन यूपी में आए तो उसको डेफर किया जाए क्योंकि थर्ड वेव का खतरा है। पॉलिटिकल रैलीज के साथ साथ दूसरी रैलीज के हवाले से कहा जाता है उनको कम किया जाए क्योंकि थर्ड वेव, और कल रात से केसेस की तादाद बता रही है थर्ड वेव का खतरा है। उसके बावजूद भी इन लोगों की छुट्टियां या इन लोगों को वैकेशन पे भेजना सवाल उठा रहा है, और हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा जो है उस पर ये सवाल ये जो है। और फिर हमारे यहाँ ये सिस्टम भी है कि ये मेडिकल कॉलेज के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, शायद वो पहुंच वाले हैं, उनको ये वैकेशन मिलती है, ये और डॉक्टर्स को नहीं मिलती है। कश्मीर में जितने सभी डॉक्टर्स हैं सभी को नहीं मिले, शायद ये जम्मू के मेडिकल कॉलेज के लिए भी ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, उनके वहां पे भी होगी, लेकिन जो बाकी हैं, जो हेल्थ सर्विस के डॉक्टर हैं, उनके लिए नहीं है। यानी जो हमारे फैकल्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए छुट्टी है, बाकी के लिए है। इन हालात में सरकार का ये फैसला जो है, इस पे आपत्ति है, इस पे परेशानी है, इस पे ऐतराज है। और इससे जब सीनियर डॉक्टर नहीं होगा किसी अस्पताल में, फिर पेशेंट जो आएगा, और अगर पेशेंट का जो उसका पेशेंट को कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, पिछले साल हमने देखा डॉक्टर्स को और पेशेंट्स का, अटेंडेंट्स का कंफ्लिक्ट बहुत देखने को मिला, बहुत झगड़े हुए। आज फिर दोबारा वो हो सकते हैं, फिर बहुत सवाल उठेंगे, फिर हमारे डॉक्टर को ह्यूमिलेट किया जाएगा। इज्जत वाला डॉक्टर, उसको ह्यूमिलेट अटेंडेंट करेंगे, वो झगड़ा करेंगे पेशेंट्स के साथ क्योंकि बर्डन उन पे हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है, इसमें सरकार को देखना पड़ेगा कि ये कानून, ये जो सरकार को ये गाइड करने वाले लोग हैं, उनकी भी जरा खबर लेनी पड़ेगी कि कौन है ये लोग जो इस तरह के सरकार को इन हालात में सुझाव दे रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल सनम, आपने सही कहा कि जहां पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा है, उस बीच ये वेकेशंस का ऑर्डर आना बहुत ही हैरान कर देने वाला है। पर मैं इसी बीच सनम कमेंट्स लेना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ज्वाइन किए हुए हैं हमारे साथ। वसीम राजा जरगर है जो लिख रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर पे हमने बहुत बार कॉल किया, वहां पर कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा है। नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे भट्ट आबिद का कमेंट लेने में, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया है, पूरी रात सड़क पर गुजारनी पड़ेगी, बनिहाल में फंसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी से मर जाएंगे, यहाँ पर किसी को कोई नहीं पड़ी है। तो सनम क्या कहेंगे, बहुत बुरे हालात जो हमें देखने को मिल रहे हैं, और हेल्पलाइन नंबर्स पे कोई कॉल नहीं उठा रहा है, फैमिलीज के साथ भी लोग हैं, सर्दी इतनी ज्यादा है, कोई इंतजाम नहीं है जी। देखिए प्रियंका, बिल्कुल मैंने बताया ना कि सरकार ने हेल्पलाइन जारी किए हैं, ट्राई करिएगा, हम भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने भी ट्राई किया, हेल्पलाइन पे कोई नंबर नहीं उठा रहा है, कोई उस पे नहीं कर रहा है। हेल्पलाइन सिर्फ दिखावे की हेल्पलाइन है, वो सरकार का ये जो है उससे हम कह सकते हैं कि एक वो खाना पूरी है, हेल्पलाइन पे कोई नहीं है। तो इस वक्त लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इस वक्त लोगों को भी बनिहाल के आसपास के इलाकों से और इम्पोर्टेंटली ये है, मैं थोड़ी सी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। यहाँ हमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि कल उनके एग्जाम्स हैं एसएसआरबी के, तो उसको पोस्ट होना चाहिए, बर्फबारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी जो एसएसआरबी के चेयरमैन हैं खालिद जहांगीर साहब, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि कल का मामला अलग था, कल बर्फबारी थी, लेकिन आज जो है मौसमियात ने बताया है कि कल का दिन अच्छा रहेगा। और फिर जरूरी है कि इसका, क्योंकि हमारे वैकेंसीज बहुत है, अगर हम इसी तरह एग्जाम पोस्टपोन करते रहे, जो जॉब इंटरव्यूज वगैरह हैं, जॉब एग्जाम्स, तो फिर हमारे यहाँ वैकेंसी फिल कब हो जाएगी। तो जरूरी है, कल जो बच्चे जिनका है, मौसम में बेहतरी आ चुकी है इसलिए उनका एग्जाम जो कल का है वो लिया जाएगा, तो वो कोशिश करें सुबह जल्दी घर से निकले, या कोशिश उन्हें करनी चाहिए आज शाम को ही निकल जाते अपने सेंटर्स के नजदीक, कहीं न कहीं रुक जाते। तो उनके लिए मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर से बात की थी, उन्होंने कहा कि कल जो है एग्जाम एज पर शेड्यूल लिया जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन किए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो डेंटिस्ट के हैं और ये बैक 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन किया है, बोर्ड ने भी एग्जाम्स वगैरह पोस्टपोन किए हैं, और उसके बाद उसने बताया कि नई नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। ये जो मामला हैं ये कश्मीर के आज की इस बर्फबारी के रिलेटेड है, और बर्फबारी कश्मीर में
हो रही है, तो कश्मीर के साथ साथ दुनिया में कई और जगहों पे होती है, लेकिन इतना तूफान हमने कभी ने कहीं नहीं देखा है जो कुछ कश्मीर में होता है इस बर्फबारी की वजह से, प्रियंका। बिल्कुल, आखिर में सर हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स के बारे में भी बात करें। और मैं बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों करोड़ों एप्पल बॉक्सेस हैं कश्मीर में जो अभी भी अनसोल्ड है, और उसका कारण है ईरानी एप्पल। और ईरानी एप्पल, जबकि कश्मीर के सेब जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, उसके बावजूद बिना टैक्स के जो ईरानी एप्पल बेचे जा रहे हैं उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है कश्मीर फ्रूट इंडस्ट्री को। क्या कहें? देखिए प्रियंका, इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो है कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल मार्केटिंग है। तो ग्लोबल मार्केटिंग के कोई दुनिया में कोई खिलाफ नहीं होता, क्योंकि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है। और उसमें ग्लोबल मार्केटिंग में भी अब सवाल है, हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कहीं न कहीं कहीं न उसमें है। ग्लोबल मार्केटिंग में दुनिया में हर जगह ये रिवाज है, बाहर से चीजें इंपोर्ट की जाती है, लेकिन पहले वो अपनी प्रोडक्शन देखते हैं कि हमारी अपनी प्रोडक्शन जो है उसकी खपत हो चुकी है या नहीं, जो हमारे यहाँ अपनी चीजें। हम ऐसा मिसाल आपको मैं दे दूं, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो रबड़ है वो चाइना से आता है। चाइना और अमेरिका की जो है बहुत कनी है, एक दूसरे के बड़े दुश्मन है। लेकिन अमेरिका जब चाइना से इंपोर्ट रबड़ करता है, पहले वो देखता है कि अपने मुल्क में जो प्रोडक्शन है रबड़ की वो मार्केट में यूज हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ एप्पल इंडस्ट्री अपनी सबसे बड़ी एप्पल इंडस्ट्री है। इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब सेब की पेटियां इस वक्त कश्मीर में पड़ी हुई है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन वो सड़ रही है। इस वक्त जिस फ्रूट ट्रेडर ने 800 रुपए की पेटी यहाँ लोकल से खरीदी है, दिल्ली के मार्केट में उसको 40 रुपए में बेचनी पड़ रही है। वो मजबूर है बेचने के लिए, क्योंकि अगर 400 रुपए नहीं बेचेगा तो उसकी 10 दिन के बाद वो फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। तो खुद दादा करिए उसको कितना लॉस हो रहा है। और ये लॉस की सबसे बड़ी वजह है जो हमारे ईरान का जो है, ये एक्चुअली ईरान सरकार के खाते में ईरान दर्ज नहीं है, क्योंकि ईरान पे इस वक्त सैंक्शन है, वर्ल्ड वाइड सैंक्शन है। तो ईरान डायरेक्टली इंडिया इंपोर्ट नहीं कर सकता था। अब ईरान एक चालाकी के तरीके से इस अपने फ्रूट को अफगानिस्तान ले आता है, और अफगानिस्तान की बिल्टी वहां पे काटी जाती है। और ये हमारे यहाँ क्योंकि अफगानिस्तान एक इस वक्त क्राइसिस में है, तो उसको वहां से जो है उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमारे यहाँ उनके अलाउड है। तो हमारे यहाँ जो फ्रूट आता है, नाम तो ये अफगानिस्तान का आता है, जबकि अफगानिस्तान में वो फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होते। ये एक्चुअल में ईरान का आता है। और इससे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ अपना जो फ्रूट है वो बहुत पीछे चला गया है, क्योंकि ईरान की मजबूरी है, उसको वर्ल्ड में कहीं और ले नहीं सकता है, तो सीधा उसको ईरान आना है, तो वो सस्ते दामों पे भी यहाँ दे रहा है। तो फिर सरकार के जो अहदेदार है उनकी पहले जिम्मेदारी है वो देखें अपना फ्रूट जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है वो कहीं उसका ठप्पा गोल तो नहीं हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री का, फ्रूट इंडस्ट्री का ठप्पा गोल हो रहा है। इस साल 150 करोड़ 100 1.5 करोड़ की जो फ्रूट पेटियां इस वक्त जो है, एक आंकड़ा है कि वो इस वक्त कश्मीर में रुकी पड़ी है। उनको बाहर फ्रूट वाले ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आगे अगर ले जाएंगे दिल्ली तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज का किराया है, वहाँ बाकी फॉर्मेलिटीज है, तो यहीं पे है। और जो दिल्ली लिया गया है, दूसरी मंडी तक लिया गया है, वो वहां पे बिक नहीं रहा है, क्योंकि उसके दाम जो है वो 50% पे बेचना पड़ रहा है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये बात जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल ट्रेड से के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जी। ग्लोबल ट्रेड में पहले अपने अपने जो होते हैं अपने कंसर्न्स, उनका ख्याल रखा जाता है। तो ख्याल पहले ये रखना कि हमारे हिमाचल का जो फ्रूट है वो भी इस मार झेल रहा है। ये सिर्फ कश्मीर का फ्रूट मार नहीं झेल रहा है, ये हिमाचल का फ्रूट भी मार झेल रहा है। तो हिमाचल का जो फ्रूट है और कश्मीर का फ्रूट, अब कश्मीर का फ्रूट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये सबसे हाई क्वालिटी का होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। लेकिन एक खरीदार जो मार्केट में होता है उसको जो चाइनीज जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उनकी मार्केटिंग कुछ ज्यादा होती है। हमारी सरकारों ने हमारे फ्रूट की इतनी ज्यादा मार्केटिंग की नहीं, दुनिया को बताया नहीं कि इसके क्या वैल्यूज है, तो इसलिए ये साइड पीछे आ जाता है। तो इस वक्त हिमाचल और कश्मीर की ट्रेड जो फ्रूट इंडस्ट्री है इस पे बड़ी मार पड़ने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉरेन फ्रूट को फिलहाल रोके, वो चाहे अफगानिस्तान से आ रहा हो, चाइना से आ रहा हो, वो ईरान से आ रहा हो, अमेरिका से जहां से आ रहा है, उस फ्रूट को फिलहाल रोका जाए। अपना फ्रूट जो है जम्मू कश्मीर से लेके इंडिया के बाकी हिस्सों में जो पैदावार पैदा हो रही है उसको मार्केट में पहले खपत करे, उसको यूटिलाइज करे। उसके बाद जब शॉर्टेज हो जाएगी या जब लाना पड़ेगा तब लाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूं समझ लीजिए कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री का मैं आज ही आपको लिख के देता हूं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे कश्मीर के फ्रूट के बागात के साथ कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पिछले साल जो है हमारे यहाँ बर्फबारी की वजह से फ्रूट को नुकसान हुआ। पिछले साल जो पहले ही बर्फबारी पड़ी तो तब पिछले साल जो फ्रूट के साथ वाबस्ता थे उनकी हालत खराब हुई। इस साल अब दोहरी मार पड़ रही है। तो
तो ये सब को झेलते हुए फ्रूट इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की टोटली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 70% हाउस होल्ड्स जो रोजगार है, मैं कहूंगी यूटी जम्मू कश्मीर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और एप्पल इंडस्ट्री बैकबोन है हिमाचल की भी, जम्मू कश्मीर की भी। अब जबकि ईरान के जो एप्पल्स है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। मार्केट में रेट्स की बात करें तो कितना फर्क देखा जा रहा है, क्योंकि कश्मीर के एप्पल्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, ईरानियन एप्पल्स पे नहीं लगाया जा रहा है। तो कितना डिफरेंस जो है दोनों में देखा जा रहा है। देखिए प्रियंका, दो चीजें हुई है। जम्मू कश्मीर के एप्पल के साथ पहली ये तुम्हें कहीं के बदयांती हुई है। यहाँ के एप्पल के हवाले से मुल्क के कुछ इलाकों में जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको पकाने के लिए उनमें कलर डाला जाता है, तो वो यहाँ पे भी, यहाँ के एप्पल के साथ भी जोड़ा गया। कुछ मंडियों में या कुछ कस्टमर्स को भी ये भी बताया गया कि कश्मीर का सेब भी इसलिए लाल है कि वहां वो दवाई उसमें डालते हैं, वो रिएजेंट्स वगैरह उसमें इंजेक्ट करते हैं, उससे ही लाल हो जाता है। ऐसा अगर सेब का ये है कि सेब में अगर सुई लग जाए, कोई दाग लग जाए, तो वो कश्मीर का सेब फौरन विद इन 2 और 3 डेज खराब हो जाता है। फिर वो तो इसलिए कश्मीर का कोई भी ट्रेडर वो दवाई इस्तेमाल कर नहीं सके। और ये कुदरती क्लाइमेट है कश्मीर का, ठंडा इस तरह का क्लाइमेट है कि यहाँ का सेब जो है वो लाल बहुत होता है। तो वो लाल होना, खुद कश्मीरी भी लाल है, सेब भी लाल है, वो क्लाइमेट की वजह से है, वो दवाई की वजह। तो एक मार वो पड़ रही है कश्मीर के सेब को, क्योंकि इसके एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया, कुछ टीवी चैनल में भी उसमें हिस्सेदार है, जिम्मेदार है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया किया गया। तो ये एक वो हुआ। उसके बाद हमारी मार्केट जो है, ट्रेडिंग जो है इसकी, वो सही तौर पे नहीं हो सकी। और फिर अब ये हुआ कि जब वहां से आया, तो हमारे यहाँ यूजुअली कंसेप्ट है कि अपना कितना भी बड़ा हो, हम ज्यादा पराये को ही प्रायोरिटी देते हैं। मेड इन फलानी हो तो हम वो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ अमरीकी चीज हो, अपना मेड इन, अपना लोकल मेड हम बहुत कम, उस पर विश्वास नहीं करते। तो वो विश्वास कम हो चुका है मेड इन जे इंडिया पे, मेड इन JNK पे। तो उस वजह से वो एक है। और दूसरा ये है कि रेट्स जो है, देखिए ईरान का मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है, उसको अपना ट्रेड कुछ, उसको कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो इंडिया के बगैर वया पाकिस्तान अफगानिस्तान वो यहाँ भेज रहा है, तो उसको कुछ भी दाम मिल जाए वो उसके लिए सफिशिएंट है। वो कहते हैं भागते छोड़ की लंगोटी ही सही। तो ईरान बहुत कम सस्ते दामों में वया अफगानिस्तान यहाँ भेज रहा है, ना उस पर टैक्स लगता है ना कुछ, उसको जितना मिलता है वो ले जाता है। तो वो बहुत कम है, लगभग वो जो यहाँ का लोकल मार्केट है उसे 50% से भी कम मार्केट है, ईरान के रेट है यहाँ पे। तो वो सबसे बड़ी बार कर जाता है। तो इस वक्त ईरान को भागते चोर की लंगोटी सही, उस भागते चोर की लंगोटी में मार पड़ रही है कश्मीर की फ्रूट को और हिमाचल के फ्रूट को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे एक कमेटी बाकायदा बना सकती है, वो देख सकती है कि फ्रूट आता कहाँ से है, और फ्रूट आने के बाद पहले हमारा अपना कितना मार्केट में है ये खत्म हो जाएगा, तब उसको परमिट किया जा सकता है। तो ये दिल्ली की जिम्मेदारी है इस वक्त, जो कॉमर्स इंडस्ट्री है इंडिया की, उसको देखना पड़ेगा दिल्ली की। तो वो देख के इस पे कहीं ना कहीं बचाना है फ्रूट इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में, तो फिर ऐसे ही हो सकता है। अदरवाइज ये फ्रूट इंडस्ट्री भी अब गई गुजरी बात है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, दिन भर में तमाम अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। तो सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से आज तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाया है। पर सबसे बड़ी बात, जो हेल्पलाइन नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, लोग फंसे हुए हुए हैं, सर्दी इतनी ज्यादा है, कैसे ये सब सिस्टमैटिक वे में होगा, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करने की जरूरत है। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, अपना नंबर ड्रॉप कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपसे राब्ता हो, आपको लाइव लें, और आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो। फिलहाल इस दिन भर में इतना ही, देखते रहिए।